हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहन है। आप देख रहे हैं रोहन कॉमर्स। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज हमारा वीडियो एनार्टिकल टेबल फर्स्ट बनाएंगे। हमने अकाउंट की परिभाषा देखा था पिछले वीडियो में, पर्सनल अकाउंट की परिभाषा देखा था, इम्पर्सनल का देखा था, रियल का देखा था, नॉमिनल का देखा था। अब उसी परिभाषा के हिसाब से जो मैंने पिछली वीडियो में मीनिंग दी थी, 77 मीनिंग थी, उसको हमें एनार्टिकल टेबल में डालना है। हम एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या जो जो मीनिंग है वो कौन कौन से अकाउंट में आते हैं। जैसा कि एनार्टिकल टेबल का मैंने फॉर्मेट बना रखा है। एनार्टिकल टेबल फर्स्ट आपको कॉपी को 4 फोल्ड में फोल्ड करना है और उसको पहला में लिखना है पर्सनल अकाउंट, दूसरा में रियल अकाउंट, तीसरा में नॉमिनल और चौथा में नॉन ऑफ दीज, मतलब कोई अकाउंट नहीं। आपको जब जो मैंने 77 मीनिंग दिए हैं, मैं भी एक अपने कॉपी में पेज में नोट कर रखा हूँ। इसको मैं भी देख देख कर सीरियल बाय सीरियल, ताकि कोई मीनिंग छूटे ना, हम एक एक करके सभी मीनिंग को परिभाषा के अनुसार डालेंगे। जैसे पहला मीनिंग है बिजनेस। बिजनेस को सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का परिभाषा होता है किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म एवं कंपनी के से संबंधित खाता को पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो ये बिजनेस किसी नहीं तो व्यक्ति से संबंधित है, न ही संस्था से संबंधित है, न ही फर्म से संबंधित है और न ही कंपनी से संबंधित है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट नहीं हुआ। फिर दूसरा में इसको देखेंगे क्या ये रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट की परिभाषा कहती है कि वैसी सारी संपत्ति जिसको हम बेच सके और बेचने से कुछ न कुछ रुपया की प्राप्ति हो, उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। तो बिजनेस को हम बेच सकते हैं और उसको बेचने से कुछ ना कुछ रुपया की प्राप्ति आवश्यक होगी, इसलिए बिजनेस हमारा रियल अकाउंट हो गया। तो इस रियल अकाउंट के जो कॉलम है इसमें हम बिजनेस को लिख देंगे। क्योंकि ये बोर्ड छोटा पड़ रहा है इसलिए मैं कॉमा दे देकर सभी मीनिंग को इसी में हटाने की कोशिश करूंगा। आप सीरियल बाय सीरियल अपने कॉपी में लिखिएगा। फिर दूसरा मीनिंग है प्रोपराइटर। तो प्रोपराइटर, इसको भी फिर से चेक करेंगे क्या ये पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म एवं कंपनी से संबंधित खाता को पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता कहते हैं। तो प्रोप्राइटर तो व्यक्तिगत व्यक्ति ही होगा, मालिक तो व्यक्ति ही होगा, इसलिए यह प्रोप्राइटर पर्सनल अकाउंट हो गया। प्रोप्राइटर को पर्सनल में लिख दिए। फिर उसके बाद में तीसरा मीनिंग है बिल्डिंग। इसी प्रकार बिल्डिंग को हम देखेंगे तो बिल्डिंग को हम बेच सकते हैं और बेचने से उसको रुपया की प्राप्ति होगा, इसलिए हमारा बिल्डिंग रियल अकाउंट हो गया। उसी प्रकार चौथा है फर्नीचर। फर्नीचर को भी हम बेच सकते हैं और उसको बेचने से कुछ ना कुछ रुपया की प्राप्ति होगा, इसलिए फर्नीचर भी हमारा रियल अकाउंट हो गया। फिर उसी प्रकार लैंड है, तो लैंड को भी हम बेच सकते हैं। तो लैंड को बेच सकते हैं, जैसे भूमि को हम बेच सकते हैं और बेचने से हमें रुपया की प्राप्ति होगी, तो लैंड भी हमारा रियल अकाउंट हो गया। उसी प्रकार मशीनरी को भी हम बेच सकते हैं। फिर उसी के प्रकार प्लांट यानी यंत्र होता है, यंत्र को भी हम बेच सकते हैं, उसको बेचने से हमें रुपया की प्राप्ति होगा, इसलिए ये भी रियली अकाउंट हो गया। हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात जरूरी बता दूं कि कैपिटल और ड्राइंग दो ऐसे मीनिंग हैं जो पर्सनल अकाउंट होते हैं। इस पर नियम काम नहीं करता है, इसको हम आगे जानेंगे कि कैसे ये पर्सनल अकाउंट है। हम कैपिटल और ड्राइंग को पर्सनल में लिख देते हैं।
कैपिटल और ड्राइंग दो ऐसे अकाउंट है जो पर्सनल अकाउंट होते हैं, इसको हम आगे जानेंगे। उसके बाद है कैपिटल के बाद एसेट है, एसेट को हम बेच सकते हैं, इसलिए ये रियल अकाउंट हो गया। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज को भी हम बेच सकते हैं, ये भी रियल अकाउंट हो गया। उसके बाद लोन, लोन किसी व्यक्ति से संबंधित होता है। कोई आदमी कर्ज लेता है तो वह किसी व्यक्ति के नाम पे देता है, यानी किसी व्यक्ति से संबंधित होता है, इसलिए ये व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट हो गया। अगला है रेंट, रेंट को ये ना तो किसी व्यक्ति से संबंधित है और ना ही रेंट को हम बेच सकते हैं। तो अगला हमारा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या परिभाषा कहता है कि खर्चा, आमदनी, लाभ एवं हानि से संबंधित खाता को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो रेंट को या तो हम अगर किसी कमरे को, किसी प्लेटफॉर्म, किसी फॉर्म को हम रेंट पे लगाए हुए हैं तो रेंट हमें प्राप्त होगा जिससे हमें आमदनी होगी, या हम किसी से रेंट पे मकान ले रखे हैं तो हम उसे रेंट देंगे तो ये हमारे लिए हानि होगी। यानी ये या तो आमदनी है या खर्चा है, इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। उसी तरह वेजेज है, मजदूरी, मजदूरी को भी हम देते हैं, ये भी हमारे लिए खर्चा है, खर्चा को नॉमिनल अकाउंट में लिखेंगे। कैरियर, धुलाई भी हम देते हैं, ये भी हमारे लिए खर्चा है, खर्चा को नॉमिनल अकाउंट में लिखेंगे। उसी प्रकार सैलरी है, सैलरी भी हमें देना पड़ता है, या सैलरी हम कमाते हैं तो हमें लेना पड़ता है, ये हमारे लिए लाभ है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि कोई भी संपत्ति को जो हम यूज करते हैं और यूज करने से उसके मूल्य में जो भी कमी आती है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन जैसे हमने हमने 1,000 का कोई सामान लिया और उसको 1 महीना यूज करने के बाद उसको बेचा तो हमें उसको बेचने पर 800 रुपया की प्राप्ति हुई। तो 800 रुपया, 1,000 रुपये की सामान हमें 800 रुपया में बेचना पड़ा, 200 रुपया हमारी लॉस हुई। वही जो लॉस हुई उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन भी हमारे लिए लॉस होता है, इसलिए इसको नॉमिनल अकाउंट में ही लिखेंगे। डेप्रिसिएशन, उसके बाद है एप्रिसिएशन। जैसे डेप्रिसिएशन में हमें कमी आती है, एप्रिसिएशन में वृद्धि होती है। कोई ऐसी चीज जिसको हम रखें और उसमें वृद्धि हो जाए, वैसी चीज को हम एप्रिसिएशन, यानी जितना मूल्य से बढ़ोतरी होती है उसे एप्रिसिएशन करते हैं। ये भी हमारे लिए आमदनी की बात है। उदाहरण के लिए हम देख लें कि जैसे हम सोना खरीदेंगे और सोना का भाव अभी कम है और कुछ दिन बाद ज़्यादा हो जाता है, उसको बेचने से हमें ज़्यादा रुपया मिलती है, तो जितना ज़्यादा मिलती है वो हमारी एप्रिसिएशन होता है, वो हमारा मुनाफा होता है, वो हमारी आमदनी होती है। इसलिए ये आमदनी यानी लाभ के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे हम नॉमिनल अकाउंट लिखते हैं। ऑक्टोरॉय, ऑक्टोरॉय होता है जैसे हम किसी रोड से जा रहे हैं और हमारी गाड़ी पूरा माल से भरा हुआ है और किसी चौक पे पुलिस पकड़ लिया, और पुलिस पकड़ लिया उसको, जो हम कुछ 10, 20, 50 रुपया देकर वहां से निकल जाते हैं उसे ही चुंगी कहते हैं, ऑक्टोरॉय कहते हैं। वो हमारे लिए लॉस है और इसलिए हम इसे नॉमिनल अकाउंट में लिखेंगे।
लाइबिलिटीज किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म या कंपनी से संबंधित ही होगा। किसी का दायित्व हमें किसी व्यक्ति से संबंधित ही होगा, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट होगा। उसके बाद कोल एंड गैस है। कोल एंड गैस को हम बेच सकते हैं और उसको बेचने से पैसा की प्राप्ति होगी, तो कोल एंड गैस हो गया रियल अकाउंट। अब अगला मीनिंग है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी ब्याज। ब्याज यदि हम किसी से कुछ रुपया उधार लिए हुए हैं और उस पर ब्याज देना पड़ रहा है तो वो हमारे लिए हानि है, और किसी को यदि हम दिए हुए हैं और उससे हम ब्याज लेते हैं तो वो हमारे लिए लाभ है, यानी ये लाभ हानि के अंतर्गत आया, इसलिए हम इसे नॉमिनल अकाउंट में लिखेंगे। अगला है स्टेशनरी, लेखन सामग्री। लेखन सामग्री को हम बेच सकते हैं, जैसे ये मार्कर हो गया, कॉपी, पेन, ये सब लेखन सामग्री होते हैं। बिजनेस में जो भी चीज लिखने के लिए यूज किया जाता है उसे लेखन सामग्री कहते हैं। उसको हम आसानी से बेच सकते हैं और उसको बेचने से हमें कुछ ना कुछ रुपया की प्राप्ति हो ही जाती है, इसलिए ये रियल अकाउंट हो गया। प्रीमियम। अगला है प्रीमियम। जैसे एप्रिसिएशन होता है वैसे ही प्रीमियम होता है। प्रीमियम के बारे में हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस हम इतना ही जानेंगे कि प्रीमियम हमारे लिए या तो लाभ है या हानि है, इसलिए यह नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। उसके बाद इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस या तो किसी व्यक्ति का होता है, फर्म का होता है, कंपनी का होता है, यानी इस या तो संस्था, व्यक्ति, फर्म इस सब से संबंधित है, इसलिए इंश्योरेंस को पर्सनल अकाउंट में ही रखेंगे। अगला मीनिंग है बैंक। बैंक रियल भी होता है और पर्सनल भी होता है। जैसे किसी व्यक्ति का खाता है तो वो वाला जो बैंक हुआ वो पर्सनल हुआ, और जब हम किसी को सामान बेचते हैं वो हमें चेक के रूप में रुपया देता है तो हम उसे चेक को बैंक के रूप में लिखते हैं। उस टाइम में जो वो वाला बैंक है वो हमारे लिए रियल होता है। संपत्ति के रूप में बैंक यदि को हम देखें तो वो रियल, और किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी के खाता के रूप में देखें तो हमारे लिए पर्सनल होता है, इसलिए हम दोनों में इसको लिखेंगे। अगला है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट पर्सनल होता है। अगला है इंपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स। तो टैक्स जो भी हमारे लिए होगा हानि ही होगा, इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। इंपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स। स्टॉक। स्टॉक वो है जो हमारे दुकान में जो सामान होता है उसे स्टॉक कहते हैं, रहत्या कहते हैं, स्कंद कहते हैं, उसका ही नाम है। तो स्टॉक हमारा संपत्ति हुआ। संपत्ति स्टॉक को ही हम बेचते हैं, वो साधारण सी बात है, उसको ही बेचते हैं, इसलिए यह रियल हुआ। उसी तरह ओपनिंग स्टॉक भी है। ओपनिंग स्टॉक हुआ जो शुरू में हमारा जो माल होता है दुकान में उसको ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, और ईयर के लास्ट में
जो बेचने के बाद हमारे पास जो स्टॉक बच जाता है उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। ये हमारी संपत्ति है और इसको हम बेच सकते हैं, इसलिए ये हमारा रियल अकाउंट हो गया। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दोनों रियल अकाउंट हुआ। गुड्स, गुड्स यानी माल को, माल तो हमारा दुकान का काम ही है बेचना, तो ये इसको बेचने से तो हमें रुपया मिलती ही है, इसलिए गुड्स रियल हो गया। परचेज रिटर्न, कोई भी सामान को हम खरीदते हैं और जो सामान हमें या तो ज्यादा खरीदा जाता है या खराब खरीदा जाता है, कारण चाहे जो भी हो, सामान को यदि हम रिटर्न करते हैं तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं या रिटर्न इनवार्ड कहते हैं, सॉरी आउटवार्ड कहते हैं। तो ये हमारे लिए संपत्ति होता है, गुड्स को ही वापस करते हैं, इसलिए ये रियल अकाउंट हो गया। परचेज रिटर्न हो गया या सेल्स रिटर्न हो गया। सेल्स रिटर्न का मतलब है कि हम किसी को माल बेच दिए हैं और वो व्यक्ति हमें फिर वापस माल कर रहा है, उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। तो सेल्स रिटर्न को भी हम, जो सेल रिटर्न हुआ है यदि वो बेचने लायक है तो उसको हम बेच सकते हैं, और बेचने से हमें कुछ ना कुछ रुपया की प्राप्ति जरूर होगी, इसलिए हमारे लिए ये रियल अकाउंट हो गया। कैरीज इनवार्ड, कैरीज आउटवार्ड। तो कैरीज हमने देखा है यहाँ पे, कैरीज जो भी होगा, धुलाई जो भी होगा, या तो बाहरी ढुलाई हो या आंतरिक ढुलाई हो, ढुलाई को या तो हमें देना पड़ता है या यदि ढुलाई का काम करते हैं तो हम लेते हैं, ये हमारे लिए आमदनी है या खर्चा है, इसलिए हम इसको नॉमिनल अकाउंट में लिखेंगे। कैरीज आउटवार्ड। अगला डेटर है, क्रेडिटर है। तो डेटर और क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट ही होता है, यह तो व्यक्ति का नाम ही होगा इसमें, इसलिए ये डेटर हो या क्रेडिटर हो, ये तो व्यक्ति ही होगा, व्यक्ति से संबंधित है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट हो गया। उसी तरह बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। बिल रिसीवेबल हुआ कि हम कोई सामान को बेचते हैं और यदि वो व्यक्ति उस समय रुपया नहीं देता है तो उससे हम एक बिल लिखवाते हैं, वो जनरली 3 महीने का होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये हमारे लिए वो रुपया का काम करता है, यानी संपत्ति का काम करता है। उस बिल को चाहे तो हम बेच सकते हैं, तो ये रियल अकाउंट हो गया। और वही जो व्यक्ति हमें बिल्स दे रहा है उसको पे करना है, इसके लिए पेबल है, तो वो भी रियल अकाउंट हो गया। स्टॉक है, डेड स्टॉक है, तो स्टॉक चाहे डेड हो या लाइव हो, सभी स्टॉक रियल होंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जगह भी नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूं। एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज में या तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज हो, जो भी एक्सपेंसेज हो, सभी एक्सपेंसेज हमारे लिए खर्च ही, तो खर्च नाम ही है खर्च, इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत ही आएगा। तो हम सीधा ऑल एक्सपेंसेज यहाँ लिख देते हैं, आप सभी एक्सपेंसेज को नॉमिनल अकाउंट में डाल दीजिएगा। ऑल एक्सपेंसेज, सभी एक्सपेंसेज हो गया। सन्ड्री, अब ये सन्ड्री मतलब विविध, विविध का
इसका कोई मतलब ही नहीं है। नहीं तो ये व्यक्ति से संबंधित है, नहीं विविध को हम बेच सकते हैं, नहीं ये लाभ हानि से संबंधित है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। अगला है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट यदि हम करवाते हैं तो हमारे लिए लॉस है, और यदि हम करते हैं तो हमारे लिए लाभ है या आमदनी है। यदि हम करवाते हैं तो हमारे लिए खर्चा है, तो ये नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन। विज्ञापन वो हुआ जो हमें टीवी पर प्रचार देता रहता है, जैसे लक्स का हो गया, लाइव बॉय का हो गया, वही एडवर्टाइजमेंट है। डोनेशन, दान। दान तो हमारे लिए खर्च ही है, यानी लॉस ही है, तो डोनेशन नॉमिनल अकाउंट में आएगा। उसी प्रकार चैरिटी हो गया, चैरिटी को भी दान या चंदा कहते हैं, सब्सक्रिप्शन को भी दान या चंदा कहते हैं, तो ये हमारे लिए लॉस ही है। ये सभी नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। सब्सक्रिप्शन। हाँ, अगला है डिस्काउंट। डिस्काउंट भी हम छूट देते हैं, ये हमारे लिए लॉस ही है, तो डिस्काउंट भी नॉमिनल अकाउंट हुआ। रिबेट भी छूट नॉमिनल अकाउंट ही हुआ, क्योंकि ये लॉस से संबंधित है। रिजर्व। अब बात आती है रिजर्व और प्रोविजन की। तो रिजर्व और प्रोविजन चाहे जो भी हो, ये सभी पर्सनल होते हैं, क्योंकि किसी खास चीज के लिए बनाया गया होता है, या किसी किसी कंपनी में प्रोविजन इसलिए बनाए जाते हैं कि कोई कर्मचारी को कोई दुर्घटना हो गया तो उसको पे करने के लिए उस अमाउंट को जमा किया जाता है। तो ये रिजर्व हो या प्रोविजन हो, सभी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि किसी खास चीज के लिए बनाया गया होता है। तो हम रिजर्व और प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ये भी पर्सनल हो गया। अगला मीनिंग है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग या एडवांस, ये कोई अकाउंट नहीं होता है, ये नॉन ऑफ दीज के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यदि आउटस्टैंडिंग के बाद या प्रीपेड या एडवांस के बाद कोई नॉमिनल अकाउंट लग जाए तो वो सीधा पर्सनल अकाउंट हो जाता है। आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड हो या एडवांस हो, ये कोई अकाउंट नहीं है, ये नॉन ऑफ दीज है। लेकिन यदि उसके बाद कोई नॉमिनल अकाउंट लिख कर आता है तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाता है, क्योंकि वो किसी खास व्यक्ति हो या संस्था हो या फर्म हो या कंपनी हो, इससे संबंध में आ जाता है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट हो जाता है। फिलहाल के लिए हम इसको नॉन ऑफ दीज में लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग एडवांस को। उसके बाद कैश है, तो कैश तो रुपया, ये तो रियल ही होगा, इसलिए हम इसको रियल में लिख देते हैं। नीचे जगह नहीं है, अब यहां से हम लिखना शुरू करते हैं कैश। अगला है प्रीपेड। प्रीपेड को हमने बताया कि प्रीपेड कोई अकाउंट नहीं है, नॉन ऑफ दीज के अंतर्गत आता है। लेकिन यदि इसके आगे कोई नॉमिनल अकाउंट, जैसे प्रीपेड, हम एक मीनिंग लिख के ही बताते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज लिख के आ गया, तो आउटस्टैंडिंग नॉन ऑफ दीज है, और उसके आगे नॉमिनल अकाउंट लिख के आया तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज
पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर्सनल हो जाएगा। चलिए ये इस बात को हमने समझ गया। अगला है प्रीपेड को लिख ही दिया हूं मैं। अगला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। तो ब्याज तो इंटरेस्ट ही हम इसमें लिखे हुए हैं, तो ये भी नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत ही आएगा। लूज एंड टूल्स, खुदरा औजार, खुदरा औजार का को हम बेच सकते हैं और बेचने से कुछ ना कुछ की प्राप्ति होगी, इसलिए ये रियल अकाउंट हो गया। कमीशन, कमीशन यदि हम किसी से लेते हैं तो वो हमारे लिए आमदनी है, किसी को देते हैं वो हमारे लिए खर्चा है, लॉस है, जो भी आप कहिए, ये नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। कमीशन। अगला है सेल। सेल दो तरह का है, एक सेल है नाउन और एक सेल है वर्ब। चलिए इधर समझने के लिए लिखते हैं, ये समझने के लिए है, हम इसको यहां से घेर देते हैं। ये सेल्स जो है ये है नाउन और SELL ये है वर्ब। सेल को कोई सामान को हम बेचते हैं, जो सामान हमारे यहाँ से जाता है उसको भी सेल ही कहते हैं, वो सेल ये नाउन वाला हो गया। और जो हम काम करते हैं बेचने का, बेचने की क्रिया, वो वर्ब हुई, वो वाला सेल ये हो गया। तो वर्ब हमारे लिए कोई अकाउंट नहीं है, न तो ये किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म एवं कंपनी से संबंधित है, और न ही इस वर्ब यानी क्रिया को हम बेच सकते हैं, और न ही ये क्रिया हमारे लिए लॉस, खर्चा, आमदनी है। तो ये सेल जो होगा ये नन ऑफ दीज के अंतर्गत आएगा। SELL हमारे लिए कोई अकाउंट नहीं है, ये नॉन ऑफ दीज हो गया। और ये सेल गुड्स है, गुड्स को हम बेचे हैं, ये हमारी संपत्ति हुई, ये संपत्ति रियल अकाउंट होती है, और इस सेल को हम रियल अकाउंट में लिखेंगे, सेल्स। चलिए हम इसको मिटा देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में, नहीं तो लगेगा इसी में लिखा हुआ है। हाँ, अगला मीनिंग है रिपेयर। कोई भी सामान का हम को रिपेयर करवाते हैं, जैसे मोटरसाइकिल रिपेयर हो गया, कार रिपेयर हो गया, साइकिल रिपेयर हो गया। रिपेयर करवाने से हमें खर्चा होती है, तो ये खर्चा से संबंधित है, ये आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। इसमें जगह नहीं है इसलिए मैं यहां से अब लिख रहा हूं रिपेयर को, रिपेयर। अगला है ड्राइंग। तो ड्राइंग को हमने शुरू में ही लिख दिया हुआ है, ये पर्सनल अकाउंट है। एक नोट बना के लिख लीजिए कि कैपिटल और ड्राइंग बोथ आर पर्सनल अकाउंट। इसको हम आगे डिटेल्स में समझेंगे। अगला हो गया सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस, सस्पेंस से ही समझ में आता है ये सस्पेंसेबल है, ये नहीं तो पर्सनल है, नहीं रियल है, नहीं नॉमिनल है। ये जो सस्पेंस है ये नॉन ऑफ दीज है, कोई अकाउंट नहीं है, तो सस्पेंस को हम इसमें लिख देंगे। सस्पेंस, गलत हो गया ये मीनिंग। सस्पेंस। अगला है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हम कहीं पे कुछ रुपया लगाते हैं, तो वो हमें, जैसे हम इन्वेस्टमेंट किए तो हम कहीं पे प्रॉपर्टी खरीद लिए, वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट हुआ। तो उस प्रॉपर्टी को हम बेच सकते हैं, उस इन्वेस्टमेंट को हम बेच सकते हैं, इसलिए वो हमारी संपत्ति होती है, और बेचने से कुछ ना कुछ रुपया की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए ये रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। इन्वेस्टमेंट। अगला है फ्राइट। फ्राइट मतलब भाड़ा होता है,
तो भाड़ा देने से हमें खर्चा ही होगा। यदि भाड़ा हम लेते हैं तो वो हमारे लिए आमदनी होगा। खर्चा आमदनी से संबंधित है, ये नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे लिखता हूं, जगह नहीं है, FREIGHT, राइट। आगे जो भी एक्सपेंसेस दिया हुआ है वो सभी एक्सपेंसेस नाम से ही एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेबल आइटम जो भी होता है नॉमिनल अकाउंट में होता है। इस वीडियो में हमने एनार्टिकल टेबल फर्स्ट देखा है। फर्स्ट में आपको ऊपर में एनार्टिकल टेबल लिखना है और 2-3 चीज आपको खरीदनी होगी। एक तो ब्लू या ब्लैक पेन खरीद लीजिए और दूसरा रेड पेन। चूंकि कॉमर्स में लाइनिंग जो भी होता है वो सभी रेड पेन से होता है और राइटिंग जो भी होता है वो सभी ब्लू या ब्लैक पेन से होता है, तो इसलिए हमने रेड और ब्लैक का दोनों का यूज किया है। आपको हर लाइन को रेड से ही करना है। इस तरह आप इस वीडियो को देखने से पहले अपने से ही वो सभी मीनिंग को डालकर देखिए और इस वीडियो को पोज कर करके आप देखिए कि आप सही है गलत है। चलिए, इस वीडियो में हमने एनार्टिकल टेबल फर्स्ट देखा है। अगली वीडियो रूल से संबंधित होगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो चीज आपको बहुत अच्छा लगी है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यदि कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है इस मीनिंग में, वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।